नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी पिछले महीने ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सार्वदेशिक पार्टी यानी ऑल इंडिया पार्टी जिसका पूरे देश में वर्चस्व हो, ऐसी पार्टी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में और उसके बाद पूर्वी भारत में, केवल पूर्वी भारत में एक किला रह गया है पश्चिम बंगाल का। जिस दिन वो किला ढहा, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर पर पहले से कब्जा है और दक्षिण भारत की अब बारी है। लेकिन दक्षिण में परिवर्तन की शुरुआत इतनी जल्दी हो जाएगी, इसकी मुझे भी उम्मीद बहुत कम थी। दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक में भाजपा सत्ता में रह चुकी है 2 बार 3 बार, अभी मुख्य विपक्षी दल है। अगला चुनाव होगा तो उसके सत्ता में आने की बड़ी प्रबल संभावना है। तो दक्षिण भारत से भाजपा की दृष्टि से फिलहाल कम से कम जब बात कर रहे हैं उसके बढ़ने की, तो कर्नाटक को अलग रखें। तेलंगाना में अभी लोकसभा चुनाव में उसको 16 में से 8 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव उससे पहले हुआ था, उसमें भाजपा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने पॉपुलर लीडर बंडी संजय कुमार को, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। किस लिए? बाहर से जो लोग आए थे उनके दबाव में। उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा की सत्ता में तेलंगाना में आने की संभावना खत्म हो गई। लेकिन अब वो इतिहास की बात हो गई, अब बात आगे की होनी चाहिए। अभी जो हो रहा है एक चमत्कार हुआ है। जो काम कांग्रेस पार्टी 45 साल में नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण भारत के केरल राज्य की, जहाँ भाजपा की कोई उपस्थिति नहीं है। 1 लोकसभा सीट इस बार 2024 में वो जीती है और उसके अलावा इससे पहले एक बार विधानसभा सीट जीती थी तिरुवनंतपुरम की। उसके अलावा कोई चुनावी सफलता भाजपा को मिली नहीं थी। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की। वहाँ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उस पर लेफ्ट फ्रंट का यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो सीपीएम के नेतृत्व वाला है, 45 साल से कब्जा था। सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी वहाँ से लेफ्ट को हटा नहीं पाई, हिला नहीं पाई। लेकिन भाजपा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। भाजपा को अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, 9 से 11 दिसंबर को मतदान हुआ, 13 तारीख को जो है वो मतों की गणना हुई है। तो जो 101 वार्ड हैं तिरुवनंतपुरम के कॉरपोरेशन में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसमें से 50 वार्ड में भाजपा की स्पष्ट जीत हुई है। और उसके अलावा सीपीएम जो 45 साल से वहाँ काबिज थी, सत्ता में थी, वो सिर्फ 29 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर रह गई। कांग्रेस पार्टी, याद रखिए, उसके नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में मुख्य विपक्षी गठबंधन है। ये लड़ाई इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच में होती है लंबे समय से, यूडीएफ और एलडीएफ। इस समय पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं सीपीएम के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एंटी इनकम्बेंसी का आमतौर पर फ़ायदा जो है, जो नंबर 2 की पार्टी होती है, उसको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 की पार्टी है, लेकिन नंबर 3 में भी बहुत नीचे की पार्टी है। इसके बावजूद उसने वो काम करके दिखाया जो नंबर 2 का गठबंधन यूडीएफ नहीं कर पाया। इसके अलावा तिरुपुनितुरा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उस पर भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। तो इन स्थानीय निकाय के चुनावों में जो शहरी क्षेत्र है, उसमें भाजपा का जनाधार बढ़ा है काफ़ी, और वो सीपीएम को चुनौती देती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर सीपीएम का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चला गया। ये जो है केरल के राजनीतिक इतिहास में अनोखी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सफलता को ऐतिहासिक सफलता कहा है। लेकिन बात केवल केरल की नहीं। आपको मालूम है कि 2026 में मार्च अप्रैल में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से एक राजनीतिक तीसरे ध्रुव के रूप में, मैं कहूँगा, उभर रही है केरल में। लेकिन ये स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पर भी आ सकती है।
यानी एंटी इनकम्बेंसी का जादू चला तो ये संभव है कि सीपीएम तीसरे नंबर पर चली जाए और लड़ाई मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में हो जाए। कांग्रेस यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है उसके बीच में। ये अभी संभावना के दायरे में है सिर्फ, क्योंकि कांग्रेस का संगठन वहाँ मजबूत है और सीपीएम का और ख़ास तौर से कहें एलडीएफ का जो जनाधार है वो भी बड़ा है। क्या भाजपा अगले साल सवा साल में अपना जनाधार, अपना प्रभाव इतना बढ़ा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। सत्ता में आने जा रही है भाजपा केरल में, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो दूसरे नंबर की लड़ाई में आ गई है, ये स्थानीय निकाय के चुनावों से लग रहा है। तो इससे चिंता किसे होनी चाहिए? पिनराई विजयन और राहुल गांधी को। अगर ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गई तो आप समझ सकते हैं इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव तक केरल में भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि जहां भी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की होती है सीधी, वहां कांग्रेस के हारने की बड़ी प्रबल संभावना रहती है। और ज़्यादातर जगहों पर ऐसा होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे कि कर्नाटक में 2 जगहों पर सीधी लड़ाई एक तरह से थी भाजपा और कांग्रेस के बीच में, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए तो लगातार भाजपा की जीत कांग्रेस के खिलाफ होती रही है। कांग्रेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट जो भाजपा का है वो लगभग 90% है। तो इस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर ये लड़ाई बदल गई भाजपा और कांग्रेस में तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, इसको प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है। लेकिन केरल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाजपा सार्वदेशिक पार्टी यानी ऑल इंडिया पार्टी बनने की ओर है सही मायने में। तो एक राज्य जहां और चुनाव होना है, दक्षिण की बात कर रहा हूं, वो है तमिलनाडु। मुझे लगता है केरल के स्थानीय निकाय के चुनावों का से अगर इस नतीजों से सबसे बड़ा झटका किसी को लगेगा तो वो एमके स्टालिन को, जो डीएमके के नेता हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार की नीतियों के कारण तमिलनाडु में माहौल हिंदू बनाम मुस्लिम बन गया है। ये जो है एमके स्टालिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और भाजपा के लिए सबसे बड़ा उपहार है उनका। दीपतुन में जिस तरह से उनकी सरकार का जो रवैया था, सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा को रोकने की कोशिश की उनकी सरकार ने कि दीपक नहीं जलाने देंगे। क्यों नहीं जलाने देंगे? वहाँ पास में एक मकबरा है, दरगाह जो है, ये कोर्ट का ऑर्डर है कि दरगाह से अगर दीपतुन की दूरी, दीपतुन मतलब दीपक जलाने वाला खंभा, दीपक जिस पर जलाया जा सके ऐसा खंभा, स्तंभ, ये सैकड़ों साल से चला आ रहा है। जिस पहाड़ी पर ये है वो पूरी पहाड़ी हिंदुओं की है। ये हर दृष्टि से साबित हो चुका है, तथ्यों तर्कों हर तरह से साबित हो चुका है। ये मामला गया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मौके का मुआयना किया, बाकायदा नापा जो दरगाह है और जो दीपतुन है उसके बीच की दूरी। बहुत पहले ये तय हुआ था कि यहाँ ये जो दूरी है ये 15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, वो दूरी 50 मीटर से ज़्यादा निकली। तो उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को ये दीपतुन की जो परंपरा है उसको निभाने का अधिकार है। सरकार चली गई बड़ी बेंच के पास, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पास। डिवीज़न बेंच ने उस फैसले को, सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि दीपतुन की इजाज़त सरकार दे, उसकी सुरक्षा दे। लेकिन सरकार ने ठीक उल्टा किया। सरकार ने बैरिकेड खड़े किए और दीपतुन की जो परंपरा है उसका निर्वाह नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे पक्ष की भावनाएं भड़क जाएंगी। जबकि दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एमके स्टालिन को समस्या है। तो उनकी समस्या यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब उन्होंने देखा कि कोर्ट से भी हार रहे हैं तो उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों को जुटाया और 107 करीब विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का प्रस्ताव दिया। उनको अच्छी तरह से मालूम है, जिन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया, कि वो कभी ये प्रस्ताव न मंजूर करवा सकते हैं न पास करवा सकते हैं, उनके पास संख्या नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेज था। ये
जुडिशरी को डराने की कोशिश थी। ये जुडिशरी को राजनीतिक हथियार से दबाने की कोशिश थी। उसके कारण जो है पूरे तमिलनाडु में एक सरगर्मी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस मुद्दे का हल तमिलनाडु में ही होगा। तमिलनाडु में हिंदुओं की संख्या इतनी है, उनकी संख्या के बल पर इसका निर्णय हो जाएगा। इस बात की गंभीरता को समझिए, बहुत गंभीर बात कही है उन्होंने। यानी उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन भी यहाँ हैं, यानी बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये मुद्दा जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल बन चुका है। एमके स्टालिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ी भयंकर होती जा रही है दिन पर दिन। उनके लिए एक मुश्किल और हो गई है कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय जोसेफ, उन्होंने अपनी टीवी के पार्टी बना ली है, चुनाव मैदान में उतर गए हैं डीएमके के खिलाफ। तो स्टालिन को डर ये है कि उनका माइनॉरिटी वोट विजय ले जा सकते हैं। केरल में ईसाइयों और मुसलमानों को मिला लें तो लगभग 13-14% की आबादी है। ये मुख्यतः डीएमके को वोट देती है, कुछ हिस्सा इसको एआईडीएमके को भी मिलता रहा है। लेकिन अभी एआईडीएमके का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, कमज़ोर है। तो इसलिए ये वोट पूरी तरह से डीएमके के पक्ष में जाता अगर विजय की पार्टी नहीं बनती। अब विजय की पार्टी बनने के कारण, टीवीके के चुनाव मैदान में आने के कारण, अब ये वोट अगर पूरी तरह से टीवीके को न भी गया तो बट सकता है, इस बात का डर है। इसलिए स्टालिन इतना घबराए हुए हैं, इसलिए कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों को धमकाने की, डराने की कोशिश करें, ये तो सामान्य बात होती है, लेकिन अदालत को, हाई कोर्ट को धमकाने की कोशिश करें, ये पहली बार हो रहा है कि एक फैसला जो आपके पक्ष में नहीं आया या आपके मन मुताबिक नहीं आया, पक्ष की भी बात नहीं है, वो फैसला निष्पक्ष है, तथ्यों, तर्कों और जो है जितने भी प्रमाण हो सकते हैं उन सब के आधार पर सही फैसला है। वो सही फैसला जज ने दिया, इसलिए आप उस जज को हटाना चाहते हैं। उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं और उसमें देखिए कांग्रेस पार्टी शामिल है, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की पार्टी, और इस तरह से देखिए बाकी जितने ये जो इंडी अलायंस है इसके जितने सहयोगी हैं वो सब इसमें शामिल हैं। यानी सीधा सीधा स्टैंड हिंदू विरोधी स्टैंड। हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए, जो परंपरा से सदियों से उनका अधिकार है, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये संदेश ये दे रहे हैं। इसमें अगर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो उसको भी नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट का फैसला नहीं ही मान रहे हैं, सिंगल बेंच का नहीं माना, डिवीजन बेंच का नहीं माना। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, देखिए वहाँ से क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में फैसला दिया, उसको आज तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष जो है उसने अब भाजपा के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ था वो तो खोला ही था, अब न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। न्यायपालिका को डराकर ऐसा फैसला कराना चाहते हैं जो कानून सम्मत, संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन जिससे उनको राजनीतिक फायदा हो सके। तो इसलिए कह रहा हूं, केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद, उसके नतीजे के बाद सबसे ज़्यादा डर एमके स्टालिन को लग रहा होगा कि ये जो उनके बेटे ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, बयान दिया था कुछ समय पहले कि सनातन धर्म जो है वो कौन कौन सा रोग है उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए, इसका असर, इसकी हवा अब तमिलनाडु तक पहुंच रही है। हिंदुओं के समर्थन की हवा तमिलनाडु में भी चलने लगी है और इसके लिए काफ़ी समय से प्रयास हो रहा है हिंदू विरोधी मानसिकता को बदलने का। ये जो काशी तमिल संगमम है, ये उसी का प्रयास था। उसके अलावा तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, इन सब के लिए पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री ने जो किया है, तमिलनाडु के विकास की योजनाओं के लिए जिस तरह से पैसा दिया है, जिस तरह से योजनाएं बनाई हैं, उनको लागू किया है, उनका शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, पूरे तमिलनाडु की राजनीति बदल सकती है। ये केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों का संकेत है।
कि मतदाताओं का रुख बदल रहा है। शशि थरूर ने इस नतीजे पर यही कहा। हालांकि उन्होंने यूडीएफ को, अपनी पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, उसको बधाई दी कि उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मतदाता के मन में बदलाव की भावना आ गई है, परिवर्तन की भावना आ गई है। तो ये हवा केवल केरल तक नहीं रुकने वाली है, ये हवा तमिलनाडु पहुंचते पहुंचते अगर 2026 में आंधी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो खतरा केवल पिनराई विजयन के लिए नहीं है, ये खतरा एमके स्टालिन के लिए भी है। और ये भाजपा के बढ़ने, भाजपा के विस्तार, भौगोलिक और सामाजिक विस्तार का प्रमाण है। शहरी क्षेत्रों में उस तरह से सफलता भाजपा को केरल में मिलती नहीं थी, इस बार जितनी बड़े पैमाने पर मिली है। तो वहाँ सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, नए भौगोलिक क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार हो रहा है। और केरल की ये जीत, भले ही स्थानीय निकाय के चुनाव में की जीत हो, ये इस बात का संकेत है, ये संदेश दे रही है कि दक्षिण भारत भाजपा को और भाजपा के नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है। दोनों की स्वीकार्यता दक्षिण भारत में बढ़ रही है। वो चुनावी नतीजों में क्या, किस रूप में परिवर्तित होगी, ये तो चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन भाजपा के प्रति जो एक अरुचि का या कहें इनडिफरेंट रवैया जो था, वो बदल रहा है। भाजपा की बात लोग सुनने को तैयार है और कुछ मानने को भी तैयार है और उसके हिसाब से वोट करने को भी तैयार है। ये केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। तमिलनाडु में तो फिर भी गठबंधन में ही सही, भाजपा जो है 3-4 लोकसभा सीटें भी जीत चुकी है, अतीत में विधानसभा सीटें भी जीत चुकी है, अभी भी विधानसभा में उसके प्रतिनिधि हैं। इस बार लोकसभा में ज़रूर उसको कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो भी लगभग अकेले लड़कर, कुछ छोटी पार्टियों को साथ लेकर। एआईएडीएमके ने समझौता नहीं किया था लोकसभा चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी अब क्षेत्रीय दलों को चुनौती दे रही है दक्षिण में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूरब में तो वो दे चुकी है और हरा भी चुकी है। फिर कह रहा हूँ, सिर्फ एक राज्य बाकी है पूरब में और वो है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की उनकी मनोदशा दिख रही है, वो बता रही है कि उनको डर लग रहा है। क्या होगा चुनाव का नतीजा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि ममता बनर्जी इससे पहले जब जीती है, यानी 2011, 2016 और 2021, तीनों चुनावों में ममता बनर्जी इतना डरी हुई, इतना उनका आत्मविश्वास गिरा हुआ कभी नहीं था जो इस बार है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, वैसे चुनाव तो असम और पुदुचेरी में भी है, और असम में भाजपा के लिए जीतने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। हालांकि टफ इलेक्शन है, आसान नहीं है, लेकिन तीसरी बार लगातार भाजपा की जीत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन असली निगाह जो है इन 3 राज्यों पर होगी, पूरे देश की, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। और अगर आपने बयान सुने हों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, बार बार बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में वो कहते हैं भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो कहते हैं भाजपा की सरकार बनेगी। अब राजनीतिक नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में, अपनी पार्टी के दावे के समर्थन में इस तरह के बयान देते हैं। उनको बोलते हुए अगर आप सुनेंगे और उसकी तुलना 2021 से करेंगे, तो जो आत्मविश्वास का स्तर है उसमें बहुत अंतर दिखाई देगा आपको। अब उनका जो आत्मविश्वास है, उस पर पार्टी की परफॉर्मेंस खरी उतरेगी कि नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर होगी इन तीनों राज्यों में, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कितनी बेहतर होगी, सत्ता के कितना करीब पहुंच पाएगी। तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूरब और पूर्वोत्तर के बाद दक्षिण में
राजनीतिक बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है, बहने लगी है। किसका तंबू उखाड़ देगी और किसको जमा देगी, ये 2026 के मई में आपको पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।